मनीष भैया नमस्कार। सैलन भाई नमस्कार। सूबेदार भाई हैं सचिन विद्यासागर। बहुत बढ़िया। मनीष भाई नमस्कार। जगवीर भाई जय श्री राम। उदय भाई नमस्कार। सुरेश भाई जुड़ गए हैं। संजय सिंह, सचेंद्र भाई, ठीक है, हो गए काफी लोग। राकेश भैया नमस्कार। सचिन भाई चलिए शुरू करते हैं। और सचिन भैया ठीक हैं? एक सेकंड इसको सेट कर लूं बस। जावेद भाई नमस्कार। पंकज भाई भी हैं, राहुल हैं, जितेंद्र भाई हैं, कृष्णा, दिनेश भाई हैं। तो कहाँ से शुरू करें, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद जो है आकर के कुछ अपनी बात रखी जाएगी, लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं आया। लेकिन बहुत सारे हमारे भाई बहन थे जो बहुत परेशान थे कि भाई साहब अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पिछली डेट में क्या हुआ, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लोग अपने अपने हिसाब से चीज़ों को बता रहे हैं। ठीक है, तो आज चूँकि टाइम भी था तो हमने सोचा कि भाई ठीक है, आप लोगों के बीच में आकर के वार्तालाप कर लिया जाए। भाई कुछ भाई बहन हमारे कहते हैं ना कि जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रश्न पूछना है, उसको जवाब देना है। तो हमने सोचा ठीक है, आपके सारे प्रश्नों का, आपके चीज़ों का जवाब दिया जाए। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो बता देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, अभी जो पिछले डेट की सुनवाई हुई है, अभी जो लेटेस्ट में हुई है, उसका ऑर्डर तो नहीं आया है, लेकिन जो चीज़ें वहाँ पर हुई हैं वो आपको बताना ज़रूरी मैं समझता हूँ। देखिए, जब 24 या 25 में, जब अप्रैल में लगा था मुकदमा, तो राजन राय साहब ने कहा था कि जो है इसको हम टॉप 10 में लिस्ट करके इसको, चूँकि एजी एक महत्वपूर्ण पद होता है, उसको किसी भी तरीके से, चिराग तुम्हारी बात का भी जवाब देंगे, टेंशन मत लो, ठीक ना। देखो, आप लोग देखे रहिएगा, इसमें कुछ ऐसे लोग भी कमेंट कर रहे हैं जो माइंड डाइवर्ट करने लगते हैं, तो मैं अपनी बात पूरी कर लूँगा, उसके बाद इन लोगों का जवाब आप लोग देते रहिएगा कमेंट में। तो जो एडवोकेट जनरल थे उनकी वजह से सुनवाई ये था कि भाई जब तक वो पक्ष नहीं रखेंगे तब तक मैटर आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है, देखिए, सारा कुछ एकदम क्लियर था। हम लोग सोच रहे थे कि चीज़ें पहले से बेहतर हो जाएंगी, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाई। एडवोकेट जनरल का जब अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो कोर्ट हमारी तरफ से जब पिछली डेट पर बहस की गई थी तो ये कहा था, साहब
लगभग 2 साल हो गए हैं हम लोगों को मुकदमा किए हुए और चीज़ें हुए, और अभी तक कुछ भी फाइनल यहाँ सिंगल बेंच से नहीं हो पा रहा। तो लॉर्डशिप आप इसको फाइनल कर दीजिए। तो स्टेट की तरफ से ये था कि भाई अभी तक एडवोकेट जनरल अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन इस समय चूँकि उनका पद खाली है, इसलिए उसकी जगह पर हम दूसरे वकील से कैसे आर्गूमेंट करा सकते हैं। इसलिए कोर्ट ने वहाँ पर 2 चीज़ें, अभी लेटेस्ट ऑर्डर आया है पिछली डेट का, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो एडवोकेट जनरल का पद है वो खाली नहीं रह सकता। अगर सरकार इसमें एडवोकेट जनरल को नहीं अपीयर कराती तो किसी प्राइवेट काउंसिल को अपीयर कराएगी। ठीक है, तो इसी के परसुआंस में जो है सरकार की तरफ से जयदीप नारायण माथुर साहब को मुकदमे में लाया गया था सरकार की तरफ से। ठीक ना। अब कोई ये ना कहे कि, या कोई ये ना भ्रम फैलाए कि उसको कुछ इंडिविजुअल लोग अपने पैसे से खर्च करके लाए थे। ऐसा कुछ नहीं था, उसको सरकार ने हायर किया था, क्योंकि अगर सरकार इस बार उनको न लाती तो शायद फाइनल ऑर्डर हो जाता सरकार को बिना सुने, क्योंकि कोर्ट ने बिल्कुल बोल दिया था। तो जब जयदीप नारायण माथुर साहब आए तो वो 2 प्रपोजल लेकर के आए थे, 2 प्रपोजल। ठीक ना। पहला प्रपोजल ये था कि जो 6800 की लिस्ट आई है, अगर कुछ व्यवस्था बन सके, अगर लॉर्डशिप चाहें तो इनका कुछ व्यवस्था करी जाए। तो राजा राय साहब ने स्पष्ट मना कर दिया और उन्होंने कहा कि चूंकि ये छीछा लेदर आपने ही सारी फैलाई है, तो आप हमारे कंधे पर रख करके बंदूक मत चलाइए कि मैं आपको कोई ऑर्डर दूं और आप उनको कर दीजिए जा करके। तो इस वजह से जो सुपर न्यूमेरिक वाला शगुफा था वो सारा का सारा वहीं पर खत्म हो गया। वहां पर जनरल कैंडिडेट की तरफ से भी अपोज हुआ कि साहब मुकदमा फाइनल करिए आप कि क्या है क्या नहीं है, ये वैलिड है भी कि नहीं है, आप कैसे किसी को इतने बड़े पैमाने पर 6800 सीटें दे सकते हो। तो कोर्ट ने उसको भी एक्सेप्ट करते हुए 6800 को पूरी तरीके से अपॉइंटमेंट देने से मना कर दिया। हमारी तरफ से सिर्फ इतना आर्गुमेंट हुआ था कि जब तक सीटों की संख्या क्लियर न हो जाए तब तक किसी भी प्रक्रिया को ना तो आगे बढ़ाया जाए और ना ही किसी तरीके से प्रोसीड किया जाए। अगर किया जाए तो हम लोगों को लोकस को भी ध्यान में रखते हुए चीज़ों को किया जाए। तो इससे क्या हुआ कि जो माथुर साहब का मैटर था वो जो था कि सुपर न्यूमेरिक वाला वैसे तो नहीं ही हो सकता, लेकिन इसके बाद वो खत्म हो गया। तो माथुर साहब ने दूसरा प्रपोजल दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि ये मत जो लोग चिल्ला रहे थे कि सुपर न्यूमेरिक से हो जाएगा ये हो जाएगा, वो प्रपोजल वहीं पर खत्म हुआ था। उसका रीजन था कि सुपर न्यूमेरिक पद अगर दिए भी जाते हैं तो किसी इंडिविजुअल कैटेगरी के नहीं दिए जाते हैं, उसमें जनरल ओबीसी 80 कटेगा और वो उसमें बड़ा लंबा प्रोसीजर है। वो यहाँ पर फ्रेश रिक्रूटमेंट में पहली चीज तो लागू ही नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट में किसी भी दशा में सुपर न्यूमेरिक लागू नहीं होता है। ठीक ना। वो इसलिए लागू नहीं हो सकता क्योंकि उसके कई सारे प्रोसीजर्स हैं। वो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए होता है जिनका विज्ञापन पब्लिश हुआ हो, संविदा पर हों और 10-20 साल से नौकरी कर रहे हों और पद ना हो, तो उस दशा में कुछ टेम्परेरी पद क्रिएट करके 2 साल के लिए उनको सुपर न्यूमेरिक पदों पर रख करके जब भविष्य में पद रेगुलर खाली हो जाएंगे तब उनका अपॉइंटमेंट उन पदों पर किया जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह होती कि उनका भी, अरे जैसे दिल्ली में आप लोग देखे होंगे कि दिल्ली में जो गेस्ट टीचर की वैकेंसी आती है, तो गेस्ट टीचर की जब वैकेंसी आती है तो जितने पद होते हैं उन पदों में सारा फॉर्मूला रिजर्वेशन लगता है। 50%, 27, 21 जनरल, ओबीसी, SC, ST, इसके अलावा पूरा उसके लिए कंपटीशन होता है, एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद उन लोगों का चयन किया जाता था, किया जाएगा। उसके बाद जब वो कई वर्षों तक कार्य करना शुरू कर देंगे, कई वर्षों तक करेंगे, उसके बाद अगर सरकार चाहे कि हम इनको किसी तरीके से एडजस्ट कर दें रेगुलर पदों पर, तब अगर पद ना हो तब वहां पर विचार किया जाता है। लेकिन ये भी आज तक कभी भी उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना होगा, क्योंकि फिर वही बात पड़ जाएगी कि जिन पदों का विज्ञापन ही नहीं जारी हुआ उन पदों पर आप सुपर न्यूमेरिक कैसे लागू कर दोगे।
ठीक ना, क्योंकि वो लागू भी होता है तो भी उस कंडीशन में ही लागू होता है जिसकी विज्ञापन निकला हो, सारे प्रदेश के अभ्यर्थियों से आवेदन लिए गए हों, उनमें से वो सब आपस में फाइट किए हों, फाइट करने के बाद फिर फाइनल मेरिट बनी हो, उसके बाद वो रेगुलर 5-10 साल से वर्क कर रहे हों। उसके बाद भी जब अगर ना वो रेगुलर हो रहे हो और सरकार चाह रही हो, तब उनको 2 साल के लिए टेम्परेरी पोस्ट क्रिएट करके फिर जो है उनको मैक्सिमम 2 साल तक के लिए नौकरी सुपरन्यूमेरिक पर करा दी जा सकती है। उसके बाद जो रेगुलर पद रिटायरमेंट वगैरह से खाली होंगे उन पदों पर उनको कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसी वजह से ये फ्रेश रिक्रूटमेंट लागू नहीं हो सकता। इसीलिए कोर्ट बार बार लिख रही है कि जिन पदों का विज्ञापन ही नहीं निकला उन पर सुपरन्यूमेरिक जिन पदों का विज्ञापन ही नहीं निकला उन पदों पर किसी भी अभ्यर्थी को बैकडोर से एंट्री नहीं दी जा सकती। शिक्षा मित्रों का जो समायोजन निरस्त हुआ था वो भी इसी ग्राउंड पर निरस्त हुआ था कि जिन पदों पर प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों का हक है, उन पदों को बिना विज्ञापन निकाले, बिना उनका कैंडिडेचर कंसीडर किए हुए आप किस तरीके से बैकडोर एंट्री कर देंगे, इसी वजह से काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो ये सुपर न्यूमेरिक वाला सिगुफा था वो ऑलमोस्ट खत्म था। वो माथुर साहब भी जानते थे कि ये खत्म है, लेकिन अब चूंकि कुछ लोग माथुर साहब, चूंकि हम लोगों को, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग अनामिका वर्मा एंड अदर्स में 12,793 2020 शायद यही है, 12,793 ही जहां तक मुझे याद है। ठीक ना। तो 12,793 में हम लोग माथुर साहब को अपीयर करवा चुके हैं। ठीक ना। तो जब अपीयर करवा चुके हैं तो उनके तक हम लोगों की पहुंच थी। अब उस पहुंच का यूज जब सरकार ने उनको किया तो 6800 के अभ्यर्थियों ने उस पहुंच का यूज किया। जगबीर भाई, सारे झींगुर जो हैं वो सब खत्म हो गए हैं, आप टेंशन न लो। बाग में है ना, तो बाग में इस तरीके की आवाजें आती रहती हैं, वो तो जानते ही हो। तो कहाँ पर थे हम लोग? तो ये सिगुफा जो हाँ, जो माथुर साहब अपीयर हो चुके थे 12,793 में, तो वो उनकी तरफ से आ रहे थे, तो उन्होंने ही ये मजबूरी में कहा, क्योंकि हुआ ये कि जो माथुर साहब के जूनियर थे उनको भी हम लोग कम, जैसे मल्होत्रा को हम लोग तो 5-6 डेट पे लाए। ठीक ना। तो उन तक पहुंचे तो उस पहुंच का यूज किया गया कि भैया किसी तरीके से हम लोगों को, चूंकि माथुर साहब सरकार की तरफ से आ रहे हैं, इसलिए किसी तरीके से हम लोगों को कंसीडर करा दीजिए। तो पहले तो माथुर साहब ने मना कर दिया, हमारे कंधे पर के बंदूक मत चलाइए। रही कसर हम लोगों ने पूरी कर दी। वहां पर एक व्यवस्था हम लोगों ने और करी थी, और ये करी थी कि चूंकि ये नियम होता है, एडवोकेसी का रूल होता है कि जो व्यक्ति पिटिशनर साइड से आ चुका है वो किसी भी दशा में रिस्पोंडेंट साइड से नहीं आ सकता है। लेकिन माथुर साहब आ गए सरकार की तरफ से, तो हम लोग तो वो ऑर्डर निकाल करके रख लिए थे, सारी कॉपी सैनिटाइज भी करवा लिए थे। लेकिन जब हम लोगों ने ये देखा कि माथुर साहब कोई ऐसी बहस नहीं कर रहे हैं जो हमारे अगेंस्ट जा रही है, इसलिए वो ऑर्डर हम लोगों ने कोर्ट को नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया कि शायद हो सकता कि मुकदमा ही फाइनल करवा दें। अगर अपना ये पक्ष आज फाइनल रख देंगे तो हम लोगों का केस डिसाइड हो जाएगा। लेकिन जब वो पूरी बात होने लगी तो कोर्ट उनकी आर्गुमेंट से कन्विंस नहीं हुई, जिसके बाद काम खत्म होगा। तो हम लोगों ने वो ऑर्डर नहीं दिया, हमने कहा ठीक है, इनको बोल लेने दो। फिर माथुर साहब ने दूसरा प्रपोजल रखा। ठीक ना। पहला प्रपोजल खारिज हो गया, पूरी तरीके से खारिज हो गया। दूसरा प्रपोजल रखा कि लॉर्डशिप, अगर आप कहें तो हम पूरी लिस्ट रिवाइज करते हैं। लिस्ट रिवाइज करने का मतलब है कि जो भी लिस्ट है सारा डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं। सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद हम एक फाइनल लिस्ट जारी कर देते हैं, और फाइनल लिस्ट जारी करने के बाद जो अंदर आएगा वो अंदर आ जाएगा, और जो बाहर जाएगा वो बाहर कर चला जाएगा। ये प्रपोजल माथुर साहब की तरफ से रखा गया। तो राजन राय साहब ने यही कहा ये तो बहुत बढ़िया है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। हमने आपको किसी काम के लिए रोक थोड़ी रखा हूँ, हमने तो यही कहा है ना कि आप जितने भी वैलिड कैंडिडेट हैं या तो उनको कर दीजिए, लेकिन हम 69 से एक्सीड नहीं होने देंगे। तो जब एक्सीड नहीं होने देंगे तो मजबूरी आपकी यही कि आप लिस्ट रिविजिट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में एक फाइनल, जो पहले वाली सूची है, मास्टर सूची जिसको कहोगे,
जो मास्टर लिस्ट थी पहले वाली 67 समेत, मतलब पूरी, उसको आप फिल्टर मारिए, और फिल्टर मारने के बाद जो अंदर जा रहे हैं उनको अंदर करिए, जो अंदर नहीं जा रहे हैं, जो बाहर हो रहे हैं, उनको शोकाज नोटिस जारी कर दीजिए, काम खत्म हो जाए, उनको सुन लिया जाए, इसको जो है फाइनल कर दिया जाए। तो इस पर कोर्ट ने कहा ठीक है लॉर्डशिप, तो हम इस सूची के लिए जैसा भी होता है हम शासन स्तर से बात करते हैं, उसके बाद जो है ये जो फाइनल सूची है वो कोर्ट में हम मंगा करके रिप्रेजेंट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो अब जो लोग कह रहे थे कि सिर्फ 6800 की बात हुई है, 27-21 की बात नहीं हुई है, क्या नहीं हुआ है, हमारे वकील बोले नहीं बोले, आए नहीं आए, ये सब तो वकीलों पर मैं कोई टिप्पणी करूंगा नहीं, कौन आया कौन नहीं है, क्योंकि जब 10 लोग होंगे तो 10 लोगों में हमेशा ये होता कि उनके आए हमारे नहीं आए, या हमारे आए उनके नहीं है, ठीक ना। तो इस पर नहीं, लेकिन अब आप सोच के देखिए, जब कोर्ट ने कहा कि हम लिस्ट ड्रा करेंगे, उसमें जितना अंदर होने होंगे अंदर हो जाएंगे, जितने बाहर होने होंगे बाहर हो जाएंगे। ये माथुर साहब ने प्रपोजल रखा, लेकिन तब कोर्ट ने कहा कि आप वहां जब जाएंगे ना तो दौड़ा लिए जाएंगे शासन स्तर पर कि इतना बड़ा पैमाने पर नुकसान हुआ कैसे। तो कहा फिर भी लॉर्डशिप हम एक बार उन लोगों से करते हैं। तो अब आप ये बताइए कि जब हम लोग हैं, तो जब स्टेट खुद कह रही कि हम पूरा देखेंगे, मास्टर लिस्ट फिल्टर करेंगे जो 69,000 की है, तो उसी से तो पता चलेगा ना कि आखिर सरकार कितने कैंडिडेट को मान रही है कि वैलिड हैं, कितने कैंडिडेट को मान रही है कि इनको बाहर होना चाहिए। जब वो अपना पक्ष रख देगी, उसी के लिए कोर्ट ने काउंटर में भी लाने के लिए बोला है, तभी तो हम कुछ अन्य बातें रखेंगे। जब वो खुद कह रहा है कि भाई आखिर हम ही तो कह रहे हैं ना, जितने इनवैलिड हैं 18,000 या 15,000 हमको और मिलना चाहिए ना, तो जितने भी गलत हैं उनको बाहर हो, लिस्ट रीड्रा हो, तभी तो पता चलेगा ना कि कितने कैंडिडेट वैलिड हैं, कितने को अंदर होना चाहिए, कितने को बाहर होना चाहिए। ये तो हमारा कंटेंशन है कि हमको 15,000 मिलना चाहिए, लेकिन अभी स्टेट तो ये बताए ना कि कितने उसने दिए हैं और कितना उसको देना है। अगर वो कोई झूठा तथ्य प्रस्तुत करती है, उसके बाद हम लोग जो एक्सेल सीट हमारे पास है 2770 पेज की है एक्सेल सीट, उसी एक्सेल सीट को हम लोगों ने कोर्ट में प्रेजेंट कर रखा है ना। तो अगर देखिए यहाँ पर जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हम आएंगे वहीं पर, लेकिन जब तक आप सरकार को उस जो लीगल टर्म्स में है उसमें अगर नहीं लपेटोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जैसे 6800 को नहीं मिल रहा है, ठीक ना। तो कोर्ट स्टेट ने कहा कि हम देखते हैं लॉर्डशिप, हम इसमें कितने लोग हैं जो गलत हैं अंदर, और उनको किस तरीके से हमको बाहर करना है, या कितने अंदर आ गए कितने बाहर होने हैं। तो ये जब स्टेट खुद कह रही कि हम पूरी लिस्ट को फिर से रीड्रा करेंगे, उसमें देखेंगे कौन अंदर आ रहा कौन बाहर जा रहा, उसके बाद ही तो एग्जैक्ट डेटा आएगा ना इस सरकार की तरफ से, साहब इतने हैं इतने नहीं है। अगर वो कहती है कि सिर्फ 6800 हैं, अगर वो कहती है सिर्फ 5,000 हैं, अगर वो कहती है साहब 6800 नहीं 10,000 हैं या 5,000 हैं, तो वो उस तथ्यों को कोर्ट में काउंटर के, अभी ऑर्डर आएगा पढ़ लीजिएगा, तो काउंटर में जब वो फाइल करेगी ना कि हमारे हिसाब से इतने लोग अंदर जाने हैं, इतने लोग बाहर जाने हैं, ये कोर्ट को प्रेजेंट करना है, कोर्ट में प्रेजेंट करना है। क्योंकि अभी लिस्ट तो उन्होंने जारी कर दी है, लेकिन ऑफिशियल आंकड़ा कहीं पर नहीं है कि क्या वास्तव में 6800 ही लिस्ट आनी चाहिए थी या 18,000 की आनी चाहिए थी, या फिर हो सकता 4,000 की लिस्ट आनी चाहिए थी, हो सकता बाकी लोग पैसे दे करके हो गए हों, हो सकता 2,000 की आनी चाहिए थी। तो ये केवल एक आप अजम्पशन पर कह सकते हो, लेकिन हमारा फैक्ट ये है कि जो हमारे पास एक्सेल सीट है, उस एक्सेल सीट के हिसाब से हमको 15,971 सीटें मिलनी चाहिए। अगर इससे कम सरकार देती है आनोत कोर्ट में, तो वहीं पर उसके भाई अगर वो कहेगी इतना नहीं इतना है, तो उसके बाद हमको भी तो उनकी बातों के बाद हमको भी तो अपना पक्ष रखने के लिए टाइम मिलेगा। हम भी तो कहेंगे कि चीजें साहब, हम तो यही कहेंगे ना कि साहब एक्सेल सीट हमारे पास पूरी है, हार्ड कॉपी में भी है, आप इससे चेक करा लीजिए। तो अब वो कह रहा नहीं कि हम पूरा क्लियर कट करेंगे, तो अब क्लियर कट करके वो लाए, तो उसी चीज को लाने के लिए ही सरकार को राजन राय साहब ने लिबर्टी दी है
जो लोग कहते ना कि सिर्फ एक पॉइंट कहते ना कि महाभारत जब हो रही थी तो द्रोणाचार्य थे, कौन थे यार, जिनके पुत्र का, हाँ द्रोणाचार्य थे, उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। तो वो बड़ा कहर बरपा रहे थे पांडवों पर। तो भगवान कृष्ण के पास गए और बोले कि यार कुछ इनका जुगाड़ करना पड़ेगा द्रोणाचार्य, ये तो सबको मार पीट के अभी 2 ही दिन में खत्म कर देंगे मैच। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, इनका जो लड़का है वो इनको बड़ा प्रिय है, तुम किसी तरीके से अफवाह फैला दो कि अश्वत्थामा मारा गया और इनका काम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए सब जगह अफवाह फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। तो द्रोणाचार्य का नहीं, गलत बात है, वो हमारा बेटा इतना वीर है, वो मर ही नहीं सकता। तो धर्मराज युधिष्ठिर के पास मैटर गया, तो कहा भाई उस बंदे को ले आओ सामने, वो बढ़िया बताता, वो धर्मराज है, वो हमेशा सच बोलते हैं, तो उन्हीं को बताएंगे। तो वही जब बताने लगे, उनसे युधिष्ठिर से पूछा गया कि भाई आप बताइए अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं मारा गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाँ अब अश्वत्थामा एक तो उनके पुत्र का नाम था, एक वहां पर एक हाथी था, उसका भी नाम था अश्वत्थामा। तो वही चीज है ना कि उन्होंने, कोर्ट ने ये तो कह दिया कि भाई आप फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे एक्सीड नहीं कर सकते, बाकी आप चाहे फिल्टर करिए, चाहे बाहर करिए, चाहे शोकाज नोटिस करिए, कुछ भी करके आप जो वैलिड कैंडिडेट है उनको करिए, ठीक है। तो इतना तो इन लोगों ने पकड़ लिया कि राजन राय साहब ने कहा कि हाँ आपको लिबर्टी है, आपको छूट है कि कैंडिडेट को कर दीजिए, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि कोर्ट ने ये कहा है कि आपको छूट ये है कि इनको कर दीजिए, लेकिन ये छूट कतई नहीं है कि 69,000 से एक्सीड करिए, किसी भी दशा में आप 69,000 से एक्सीड नहीं कर सकते। इसी बात के बाद तो कोर्ट ने, इसी के बाद ही तो राजन राय साहब के कहने के बाद ही माथुर साहब ने लिस्ट रिविजिट करके काउंटर में उसको प्रस्तुत करने के लिए, आर्डर में आ जाएगा काउंटर के लिए, काउंटर का वर्ड यूज किया था कोर्ट ने, वो लिखा होगा उसमें, ठीक ना। तो उसमें भी आप देखेंगे तो लिखा होगा। तो उसी के बाद कोर्ट ने कहा था कि जितना डेटा है उसको आप फिल्टर करिए, एग्जैक्ट बताइए कि कितनी सीट का नुकसान हुआ, जो अंदर जा रहे हैं उनको अंदर करिए, जो बाहर जा रहे हैं उनको शोकाज नोटिस करके बाहर कर दीजिए, ठीक ना। ये सारी स्थितियां हैं। तो जब सरकार अभी एग्री है कि हम देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, तो जब एग्जैक्ट नुकसान वहां पर निकल करके आ जाएगा हमारे सामने ना, तो अगर सरकार कहेगी हाँ एग्जैक्ट डेटा इतना है, वो अगर हमारी एक्सेल शीट से मैच कर जाएगी तो हम लोग एग्री हो जाएंगे। अगर वो हमारी एक्सेल शीट से नहीं मैच करती है, जो कि ऑफिशियल डेटा है सरकार का, तो फिर हम लोग अपनी बात कहेंगे लॉर्डशिप जो झूठे तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि इससे पहले भी कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था बघेल के द्वारा, उन्होंने यही कहा था कि कोई नुकसान नहीं हुआ है ओबीसी एससी का। जब उन्होंने कहा था कोई नुकसान नहीं हुआ था, आज वो जब ये लिस्ट लेकर के आएंगे तो क्या हमारा आर्गुमेंट से कोर्ट कन्विंस नहीं होगी? 100% कन्विंस होगी, ठीक ना। इस बीच में अगर कुछ बीच का रास्ता दोनों लोग मिल करके निकालना चाहे या कोर्ट निकालना चाहे, तो उसके लिए सब लोग एग्री रहेंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। एक पॉइंट और है, कुछ हमारे भाई कहते हैं कि जो 6800 आया है वो 69,000 का ही पार्ट है, ठीक ना। तो 69,000 का यार मेरी समझ में ये नहीं आता कि या तो ये लोग सो रहे हैं और या जागते हुए सो रहे हैं, ठीक ना। अगर तुमको इतना नहीं मालूम है कि इतना सब कुछ, पूरी लंका जल गई 6800 की, उसके बाद अभी तक तुम यही नहीं जान पाए कि 6800 पार्ट 69,000 का है कि अलग है। अगर आपको यही नहीं पता है तो फिर ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो 6800 में चयनित हैं, उन लोगों को धुआंधार पैसा दे रहे हैं। यार पूरा सिंगल बेंच का ऑर्डर हो गया, डबल बेंच का ऑर्डर हो गया, इलाहाबाद से ऑर्डर हो गया, 3-3, 4-4 जगह से ऑर्डर हो जा रहा है। उसके बाद आज आप ये कह रहे हो कि 6800 इज द पार्ट ऑफ 69,000, 6800 69,000 का पार्ट है। मतलब आप सोच के देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है? अब कुछ लोग कहेंगे हाँ भाई ये तो 69,000 ये है वो है। अरे यार जवाहर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का ऑर्डर निकालिए, उस ऑर्डर में स्पष्ट रूप से काउंटर एफिडेविट समझते हो? काउंटर एफिडेविट का मतलब होता है एक ऑफिशियल डेटा
जो सरकार कोर्ट में प्रेजेंट करती है उस, ठीक ना, तो उस काउंटर में सरकार ने स्पष्ट कहा है कि हमारे पास कोई वैकेंसी खाली नहीं है और वो ऑर्डर हो गया है। तो जब वहां पर वो कोर्ट में कह रहा कि हमारे पास कोई वैकेंसी खाली नहीं है, इसी के बाद ही तो 323 का ऑर्डर हुआ, इसी के बाद तो स्पेशल अपील का ऑर्डर हुआ, इसी के बाद तो जो लेटेस्ट ऑर्डर हुआ, यही सब हुए हैं। तो जब वैकेंसी खाली नहीं है तो 6800 कैसे 69,000 का पार्ट हो गया, ये कोई समझाने वाला अगर हो तो बताए। सरकार ही तो कह रही है। अब ये सब समझने से पहले जो लोग अभी भी इस भ्रम में हैं कि वो किसी तरीके से हमारे ही भाई बहन हैं, जो सोच रहे हैं किसी तरीके से 6800 हो जाएगी बिना एक्सक्लूड किए हुए, नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। उसका रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब 323 का ऑर्डर हुआ था तो उसमें आप पता नहीं, या तो पढ़ते नहीं है और या तो पढ़ते हैं। तो सचिन भाई, वो जो ऑर्डर हुआ है उसमें गेम खेला गया है, आप उसमें उसको ओपन करेंगे तो बहुत सारी चीजें ओपन हो जाएंगी, तो उसको रहने दीजिए, आप मैसेज करिएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक ना। उस पर मत बुलाइए। तो जो 323 का ऑर्डर हुआ है, उस देखो जो 6800 की जो सूची आई, तो जो 30-33 वाला मुकदमा था वो डबल बेंच में चल रहा था। तो 68,500 के जो बच्चे थे वो डबल बेंच में एक एप्लीकेशन, जो उनका 30-33 वाला मुद्दा था, उसमें एप्लीकेशन डाली। कहा साहब जो हमारे 68,500 का 22,000 सीटें थी, उसी में से कट करके सरकार ने 6800 निकाल करके 69,000 आरक्षित विसंगति के आधार पर दे दिया है। तो साहब हमारा मुकदमा अगर जब हम डबल बेंच से जीत जाएंगे तो फिर ये सीटें तो उनको दिए बैठे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो वहां पर वर्चुअल सुनवाई चल रही थी, तो वहां पर पीकेएस बघेल को देवेंद्र उपाध्याय ने तलब किया और पूछा कि ये जो 6800 आप दे रहे हो, ये कहाँ से दे रहे हो। तो उन्होंने कहा आपसे इससे नहीं मतलब कि हम कहाँ से दे रहे हैं, हम 68,500 से नहीं दे रहे हैं। ठीक, जब 68,500 से नहीं दे रहे हैं तो इसी बात पे वहां का वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो गई थी। जजमेंट में देख लीजिएगा, जब वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो गई, यानी कि ये सीटें जो थी वो 68,500 की नहीं थी। तो जब 68,500 की वो सीटें नहीं थी तो इसका मतलब वो नई सीटें थी जो नए अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जवाहर एंड अदर्स में सरकार कह रही कि 69,000 में कोई पद ही नहीं खाली है। तो वो वैकेंसी यानी फ्रेश लड़कों की हो गई। उसी को लेकर के मुकदमा दायर किया और कोर्ट ने यही कहा कि भाई किसी भी दशा में जब तक आप एडवर्टीजमेंट नहीं निकालोगे 6800 का, आप किसी भी अभ्यर्थी को नहीं दे सकते हो। सुप्रीम कोर्ट से लेके सिंगल बेंच, डबल बेंच, सबने ये कह दिया कि बिना एक्सक्लूड किए हुए आप 6800 को नहीं कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप 6800 को करवा ले जाओगे तो अभी तो सर से बाल गए हैं, ठीक है, हो सकता और भी जिंदगी गुजर जाए। जो जड़ थी हम लोगों के मुकदमे की, उस जड़ में हम लोगों ने इतना पैसा दिया, चाहे वो नीलू भाई के यहाँ हो, चाहे वहां तुमने गंदगी फैला दी, अब उसका परिणाम तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति का किया पाप होता है उसके सामने ही आता है, वो कहीं इधर उधर से नहीं आएगा। ठीक है, अब ले लो जा करके। ठीक, तो एक और बहुत बड़ी बात कही जाती है हर समय कि मुझे वो वर्ड दिखाओ जहां पर ये लिखा है कि 6800 पर स्टे है। अरे यार, अब स्टे वाला बात ही नहीं बची है, अब तो काम खत्म हो गया है। देखिए, सिंगल बेंच का 323 का ऑर्डर था, कोर्ट ने कहा कि बिना एक्सक्लूड किए हुए यानी बिना बाहर किए हुए आप 6800 को नहीं कर सकते हो। वो अंतरिम आदेश था और अंतरिम आदेश करने के बाद 13,156 के साथ वो मुकदमा टैग कर दिया गया। उस जजमेंट को राहुल एंड अदर्स में डबल बेंच में स्पेशल अपील के थ्रू चैलेंज कर दिया गया। स्पेशल अपील में देवेंद्र उपाध्याय ने यह कहा कि सिंगल बेंच के ऑर्डर में कोई कमी नहीं है। जगदीश भाई बता देना, फोन पे बताएंगे। तो जब डबल बेंच ने कह दिया सिंगल बेंच के जजमेंट में कोई कमी नहीं है,
तो जो सिंगल बेंच वाला जजमेंट था वो अपहोल्ड हो गया, जजमेंट फाइनल हो गया। जब जजमेंट वो फाइनल हो गया तो फिर अब स्टे वाली बात ही नहीं बची, अब तो वो फाइनल जजमेंट होगा कि कुछ भी कर लो, सर के बल खड़े हो जाओ, बिना उनको बाहर किए कहां हो जाएगा। अब तो फाइनल जजमेंट हो गया ना, और जब फाइनल जजमेंट हो गया, और ना केवल सिंगल बेंच से फाइनल जजमेंट हो गया बल्कि डबल बेंच से फाइनल जजमेंट हो गया, ठीक है, ये काम खत्म हो गया। तो अब अगर आप कहो कि हाँ स्टे नहीं है, ये नहीं है, राजना साहब ने ये बोला वो बोला, तो क्या बोला यही ना कि हमने आपको थोड़ी ना रोक रखा है कि आप 6800 को ना करो, या जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नुकसान है उनको ना करो। हम तो यही करें कि जितने लड़के हैं एक फिल्टर मारो, और फिल्टर मार करके जितनी सीटें निकल के आए उनमें जो बाहर हो रहे हैं उनको शोकाज नोटिस करो, बाकी को सबको करो। और यही बात के लिए माथुर साहब को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए कोर्ट ने कहा है पिछली डेट पे। अभी जब आज जजमेंट अपलोड होगा 2-4 दिन में, जब भी अपलोड होगा तो उसमें देखिएगा काउंटर फाइल करने के लिए कि कोर्ट उसमें मेंशन की होगी 99%। अगर मेंशन की होगी तो आप लोगों को खुद देखिएगा। तो वही कोर्ट ने कहा कि भाई जो भी हैं उनको अब बाहर करिए, हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, हम क्या करें, अलग से दे देंगे तो नए लड़के कहां जाएंगे, 68,500 की 22,000 दे देंगे तो वो बेचारे कहां जाएंगे, ठीक है। तो अब एक ही रास्ता है, वो है एक्सक्लूड करने का। एक्सक्लूड करो, काम खत्म करो। जनरल वाले बच्चे भी गेम खेल गए, वो कहा साहब ये लोग डबल रिजर्वेशन ले चुके हैं, इनको ठिकाने लगाओ। अभी तक जो है ये कहीं पर प्रूफ ही नहीं हुआ है कि नुकसान हुआ है ओबीसी एससी का। यही तो कोर्ट ने, यही तो जनरल वाले अभ्यर्थी कह रहे हैं राबिन सिंह एंड अदर्स में, कहा कि आपने तो 2-2 बार रिजर्वेशन ले लिया है, तो जब 2-2 बार रिजर्वेशन ले लिया है तो अब आपको क्या चाहिए। लेकिन ये बात ये लोग नहीं समझ रहे। हालांकि वो उतना स्ट्रांग पॉइंट नहीं है उन लोगों का, लेकिन स्थिति तो यही है ना कि वो भी आकर के मजबूती से खड़े हो गए, और जब खड़े हो गए तो आपके पास मतलब यार सब कुछ सामने है, उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर जब घोड़ों की बागडोर गधों के हाथ में होती है तो इस तरह का प्रोपेगंडा सुनने में आता है। 68 वाले हो सकता घोड़े हों, लेकिन उनकी बागडोर जो है वो गधों के हाथ में है। डबल बेंच से ऑर्डर हो गया एक्सक्लूड करने का, और वो ससुर अभी भी चिल्ला रहे हैं कि राजन राय ने कहा हमने रोका नहीं, नियुक्त दे दो, कहीं स्टे नहीं। अरे मतलब शर्म करो यार, इतनी तमीज तो होनी चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो किसी से पता कर लो यार। डीबी के ऑर्डर के बाद आप स्टे ढूंढ रहे हो कि सिंगल बेंच के ऑर्डर में स्टे वर्ड कहां लिखा हुआ है। जो फाइनल जजमेंट हो गया है उसके बाद आप करो कि हमको वो दिखाओ जहां पर स्टे लिखा हुआ है। मतलब क्या बताया जाए। तो ये सारी स्थितियां हैं। अभी भी मौका है, और वो मौका यही है कि मैं नहीं कहता कि आप हमारे साथ आओ, तुम लोगों की औकात नहीं है हमारे साथ आने की, ना तुम लोगों को बुद्धि है, क्योंकि बाज कभी कौवों के साथ नहीं उड़ता है, वो अपनी उड़ान खुद चलता है, ठीक है। लेकिन सलाह यही है कि अगर वास्तव में 2 साल के संघर्ष की सुखद परिणति चाहते हो तो अभी भी मौका सिर्फ एक है, और मौका वो है कि इन लोगों को खत्म कर दो। और उनको अगर खत्म नहीं करोगे तो खुद खत्म हो जाओगे, ये बिल्कुल निश्चित जान लो। कुमकुम राजपूत पता नहीं ओरिजिनल आईडी है फर्जी आईडी है। अब अगर देखिए होता क्या है कि अभी ये सब लोग जितने लोग शुरू से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं। देखो अब देखो, एक किसी ने नाम लिया, मुझे एकदम से बहुत अच्छी बात याद आ गई। मैं शुरू से कह रहा हूं, ठीक ना, कि भैया कोर्ट में ही मजबूती से हम लोगों को लड़ना चाहिए, लेकिन उससे पहले वो जो है क्या नाम उसका, अरे वही वकील साहब जो हैं, ठीक ना, वो वकील साहब माननीय आयोग कर करके नाश पट दिए पूरे मुकदमों की। जितनी
वो थी, सारे लड़कों को डाइवर्ट किए, सारे लड़कों को कंफ्यूज किए, मुकदमा नहीं ढंग से लड़ने दिए, जहां जो चीज होने चाहिए थी वो नहीं करने दिए। माननीय आयोग ने कर दिया, माननीय आयोग ने कर दिया, और आज माननीय आयोग से ले लो जाकर के नियुक्ति पत्र। माननीय आयोग, आखिर जो चीज मैं 50 बार रिपीट किया है कि आयोग फायोग ये सब सेफ्टी वॉल्व हैं स्टेट के, इनके चक्कर में नहीं पड़ना था, फिर भी माननीय आयोग, माननीय आयोग। अब जाओ माननीय आयोग के पास, ले लो जाके 68 डबल बेंच से ऑर्डर है एक्सक्लूड करने का। अब यही सारे काम अगर हम लोग बिना वहां पर चपड़ किए हुए हम लोग आपस में मिल करके किए होते तो शायद परिस्थितियां कुछ दूसरी होती, ठीक ना। जिन चीजों को लीगलिटी में फंसता है, तो फिर एक चीज आप जान लीजिए कि भारत देश का जो संविधान है, जो सीआरपीसी है, ठीक ना, आईपीसी है, ये वैसे तो आपको बहुत आसान दिखेंगे कि ये कानून का मजाक है ये है, लेकिन जिस दिन उसके लपेटे में आ गए ना, उस दिन फिर बचता कोई नहीं। मगरमच्छ की तरीके से एक बार दबोच लिया तो हाथ आ जाएगा, तो हाथ उखड़ जाएगा, गर्दन फंस जाएगी, गर्दन उखड़ जाएगी। तो वही चीज है ना कि अगर कुछ लीगलिटी में फंस गई है 6800, तो अब इतनी आसानी छोड़िए। जो 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर्स हो गए हैं ना, उनके बाद कुछ नहीं है। अब आपके पास सिर्फ एक मौका है कि वही है कि पहले आप ये खुद को प्रूफ करो कि नुकसान हुआ है। अब ये मत कह देना कि माननीय आयोग ने कहा है कि 5844 का नुकसान हुआ है। माननीय आयोग गया, माननीय आयोग ऐसे पड़े रहते हैं नहरों में, ठीक ना। अब आपको कोर्ट में प्रूफ करना होगा कि हाँ नुकसान हुआ है और ढंग से हुआ है, फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। वो भी तब जब आप एक्सक्लूड करवाने का ऑर्डर करवा दोगे मनुवादियों को, तभी आपको कुछ मिलेगा, ठीक ना। और इन सब के बाद भी अगर नहीं बुद्धिम घुसता है, तुम सोचते हो कि हमारा लिस्ट में नाम है, तो ऐसी लिस्टें 12460 वालों के पास हैं। 12460 भर्ती है, ठीक ना। अखिलेश यादव ने करी थी, 12460 थी, उसमें से लगभग 1000 लड़के हो गए थे, आज भी पड़ी है, ठीक। इसके बाद 12091 72825 की लिस्ट थी, जिसमें 5 IAS अधिकारियों के नाम थे, वो लिस्ट ऐसे पड़ी है, ठीक। और भी 29,334 में भी आज भी कुछ पद खाली हैं, वो भी ऐसे ही पड़ी है, ठीक है। तो इतना सब कुछ फंसने के बाद अगर तुम्हारी बुद्धिम नहीं घुसेगा, तो भाई साहब इतिहास बन जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। 12460 को आज 5 साल हो गए, ऐसे पड़ा है। 12091 के जो अभ्यर्थी थे, वो भी एक, उसपे तो सरकार ने स्पष्ट दिया था, उसमें लिखा था कि जब उनसे प्रत्यावेदन मांगे गए थे तो उनसे लिखा था कि इन अभ्यर्थियों का हाई गुणांक था, लेकिन इनका चयन नहीं हुआ था। वो लड़के लपेटे में आ गए, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, कुछ नहीं मिला। जबकि उसमें सरकार ने लिखा था कि इनका गुणांक ज्यादा थे, लेकिन इन अभ्यर्थियों का नाम सूची में नहीं था। कोर्ट ने कहा कि जब पद ही नहीं है, पद भर गए 69,000 के तरीके से उसमें भी, तो अब तुमको हम 12,000 का कहां से अपॉइंटमेंट दे दें? काम खत्म। वो तो शिक्षा मित्र थे जिन्होंने अपने लिए मौका ढूंढवा लिया, अदरवाइज कुछ नहीं था। अब वो लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं पूरी दमदारी से, और यहाँ पर आत्ममुग्ध हो कि हमको कोर्ट के बाहर मिल जाए, हमको सुपर न्यूमेरिक से मिल जाए, हमको ऐसे मिल जाए, उनका न हो हमारा हो जाए। दुनिया पलट जाएगी, धरती पलट जाएगी, ठीक ना, लेकिन तुम लोगों का नहीं होगा, ठीक। और अगर ये बात नहीं समझ सकते हो तो भैया कोई ब्रह्मा तुमको उतर के आएंगे नहीं बताने, ना ही समझाने आएंगे कि नहीं भाई समझ जाओ समझ जाओ। हमने हमेशा से सही रास्ता दिखाया, हर जगह अपनी लड़ाई उसी मुद्दे को लेकर के लड़े कि भाई ढंग से लड़ो, ढंग से लड़ो, ठीक। लेकिन नहीं लड़े, अपना स्वार्थ देखा। अब स्वार्थ क्या, अपने साथ साथ इतना बड़ा नुकसान कर लिया। इतना भी नहीं पता था कि बताओ तुम लोगों ने जान ले ली 3-3, 4-4 अभ्यर्थियों के पिताजी की। या तो सपने दिखाओ ना, अगर सपने दिखा रहे हो तो उनको पूरा करवाओ, या तो हवाई महल बनाओ ना। अगर हवाई महल बना रहे हो तो इतना कलेजा होना चाहिए कि उस हवाई महल के नीचे नींव लगाने की ताकत होनी चाहिए, नींव लगाने का इंतजाम कर लो। लेकिन नहीं, हवाई बनाते रहो, बना लो, अब जाओ ले लो जा करके।
तो अभी भी मैं बता रहा हूँ, मेरी बात रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, बिना एक्सक्लूड किए या बिना लिस्ट रीड्रा किए हुए 6800 किसी भी तरीके से नहीं होगा। मेरी बात आपको बुरी लग सकती हैं, सूल की तरीके से चुभ सकती हैं, लेकिन क्या करोगे, सही बात चुभती ही है, ठीक ना। अब एक बिंदु और आ गया है, जो क्या नाम उसको, अरे आज एक हमारे रिश्तेदार थे, क्या नाम था, रंजीत यादव, नाम मैं किसी का नहीं लेता, लेकिन भाई क्योंकि रिश्तेदार थे, लेकिन आज से वो हमारे दुश्मन हो गए। दुश्मन इसलिए हो गए कि मैं जब किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूँ, ठीक है, जब मैं किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाता हूँ, तो दूसरे को भी किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अब वो भाई साहब कहीं पर कुछ गंदगी फैलाने की, इतने नहीं इतने सीटों का नुकसान है, तो हमारे पास एक्सेल सीट है, कोई 500-700 रुपये लेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उससे फिल्टर एक मरवा दीजिएगा, आपको तुरंत निकल के आ जाएगा कि कितने लड़के ओवरलैप करने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। वो हमने आनोत कसम खा करके दिया है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग उस बिंदु से पीछे नहीं हट सकते हैं। किसी भी दशा में जिन मुद्दों को लेकर के लड़ाई शुरू हुई थी, वो अंत तक जारी रहेगी। और सिंपल सी बात मैं बता दूं कि अगर कोई कहता है कि 6800 का घोटाला है, अगर कोई कहता है कि 71,7,149 का घोटाला है, अगर कोई कहता है कि 5,844 का घोटाला है, अगर कोई कहता है कि 15,971 का घोटाला है, मैं सब मान लूंगा। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में बस सूची जारी कर दीजिए, सारे चयनित अभ्यर्थियों की कैटेगरी वाइज, अप्लाइड कैटेगरी और अपॉइंटेड कैटेगरी। अगर उसमें 10 पद निकल के आएंगे तो मैं 10 मान लूंगा, 5,000 पद निकल के आएंगे मैं 5,000 मान लूंगा, 15,971 पद निकल के आएंगे तो उतना मानूंगा। वो इसलिए मानूंगा क्योंकि हमारे पास एक्सेल सीट है, उसके हिसाब से जितना आ रहा उतना एग्जैक्ट डेटा है उसमें। मतलब ये आप मान के चलिए, एक सीट का इधर उधर नहीं आएगा, एक सीट छोड़ दीजिए, आधी सीट का इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। तो जो लोग हमारे विषय में अफवाह फैला रहे हो, तो तुम लोग कान खोल के सुन लो, चाहे वो तुम हो जिनका नाम अभी हमने लिया था, दोबारा नाम नहीं लूंगा आज के बाद, ठीक है। होश में रहना, बेहोश बिल्कुल मत होना। जितना टारगेट हमको करते हो, हमारे साथियों करते हो, हमारी टीम को करते हो, अगर इतना टारगेट तुम मनुवादी व्यवस्था के तहत चयनित अभ्यर्थियों को किए होते ना, तो शायद तुम लोगों के साथ साथ हम लोग भी नौकरी में होते। लेकिन तुमको निजी स्वार्थ ले डूबा, और अभी भी तुम्हारा स्वार्थ नहीं पूरा हो रहा है, और अभी भी तुम उनको दुश्मन के बजाय खुद हम लोगों को दुश्मन मानते हो। तो हम भी तुमको ये बात याद दिला दे रहे हैं कि दोस्त से खतरनाक दुश्मन कोई नहीं होता है, ठीक है। इसलिए सीधी सीधी मैं बता रहा हूं कि आप अपना काम करो, अगर नहीं कर सकते हो तो हम लोगों के चक्कर ना पड़ो, हम तो ले ही लेंगे, ठीक ना। तो मैं पहले बता चुका हूं कि किसी की कोई भी बात हो, मैं ना भूलता हूं ना करता हूं। तुम्हारे बस का है तुम कर रहे हो, हमारे बस का है हम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अब आप लोग कमेंट लेते, जो लोग भी भाई बहन कह रहे हैं कि क्या है उदय भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक ना। ये सब टहल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बैठे रहते हैं, वहाँ पर वही जिनका आप नाम ले रहे हैं वो 2 बंदे बैठे हुए हैं। ये देखिए, इधर हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये है और ये दूसरे वाले हैं, ठीक है, वही 2 हैं। तो हमने कहा आपको दिखा दें। तो पाले हैं इनको, हम लोगों ने इनको पाला है अभी, लेकिन ये भूल गए थे कि जो है इनको रोटी हमने खिलाई, इनको पाल पोस के यहाँ तक हम लाए थे, जीसी वर्मा से लेके यहाँ तक, और ये यही भूल गए कि जो हमको यहाँ तक लाए हम उसी के उस सोच लें, उसी को काट लें। तो ऐसा संभव नहीं है, आज ये हालत हो गई है हम लोगों की, ठीक। तो ये सारी बातें हैं, अगर आप लोग कुछ प्रश्न पूछे तो हम बता दें। तुमको बोल रही हैं कि तुम्हारा नहीं होगा इसलिए मरे जा रहे हो ले लो जाके कुमकुम, नाम तो बहुत अच्छा है।
लेकिन सोच इतनी गंदी है जिसका कोई जवाब नहीं है। उदय भाई, तौसीफ भाई, शैलेंद्र भाई, रुचि, नर्मदेश्वर, तुम लोग ये बताओ, ये नाम तुमने पहले कभी इससे पहले सुना था, देखा था? आज से हम लोग 2 साल से मर रहे हैं, खप रहे हैं, कभी ये पंछी उस रास्ते से गुजरे थे जिस रास्ते से हम लोग गुजरे थे? नहीं गुजरे थे। उसका रीजन यही है कि ये लोग फर्जी में नौकरी पा गए और अब तड़प रहे हैं। तो अगर ये तुम सोच रही हो कि जो संघर्ष किया है उसका ना होकर के तुम लोग फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और इन सब में जाकर के काउंसलिंग करवाओगे और हम लोग घर बैठे हैं, तो भूल जाना, बिल्कुल भूल जाना इस बात को, ठीक है? इस बात को बिल्कुल कान से, दिमाग से बाहर निकाल देना कि कहीं पर हम लोगों के संघर्ष का जो फल है वो तुम लोगों को मिल जाएगा, इस बात को दिमाग से निकाल देना, ठीक है? हम लोग शुरू से जुड़े हैं, शुरू से कर रहे हैं, या तो हमको मिलेगा। लोकेन भाई देखो बता रहे हैं 12,091 में लोकेन भाई हैं, या तो हम लोगों को मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग भी कसम खाएं कि या तो हमको मिलेगा, हमको इन द सेंस सबको मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो तुम लोगों को नहीं मिलेगा, ये भी पक्का है। जो संघर्षरत साथी हैं अगर उनको नहीं मिलेगा तो दूसरे को कतई अधिकार नहीं है जो घर में बैठा रहा, पढ़ाता रहा, परीक्षा की तैयारी करता रहा, अन्य सब में करता रहा। यहाँ लोग लाठी खाते रहे, मुकदमे खाते रहे, करवाते रहे, उनका नहीं होगा तो तुम लोगों को कतई नहीं होगा, बिल्कुल जान लो। अभी तो हर जगह से खत्म की है ना, आगे से भी देख लो। अगर नौकरी लेना है तो जिस मुद्दे को लेकर के हम लोग शुरू से लड़ रहे हैं उसी मुद्दे से लड़ोगे। मनुवादी व्यवस्था के तहत चयनित को बाहर करने में, एक्सक्लूड करने में, उनकी गर्दन उड़ाने में साथ में खड़े होकर के तलवार चलाओगे तो हम साथ हैं, तो ही उम्मीद करना। अगर ये उम्मीद कर रहे हो कि हम 68 लेके खोपचे से निकल जाएंगे तो फिर खोपचे में ही बैठे रहोगे, ठीक ना? तो बाकी जो भौंकते हैं उनको भौंकने दो, इनकी कुछ औकात नहीं है, ठीक? और बाकी तो सारी चीजें हैं। पंकज मौर्य, तो ये है। और भाई साहब देखिए, ऐसा है ना कि यार हम लोग भी कभी नहीं चाहते हैं कि हम लोगों का या किसी अपने संघर्षशील साथी का अहित हो, तो इसीलिए हम लोग शुरू से वो और फिर जो शुरू से मर खप रहा, यार इतना लंबा टाइम दिया, किसी की युवावस्था का 1-2 साल बहुत बड़ी बात होती है, ठीक ना? उनका मजाक उड़ाया गया, उनको गाली दी गई, उनको हट चयनित कह करके दुत्कारा गया, तो अब तुम भी तो मजा ले लो कुछ, ठीक है? शालिनी बोलने की जनरल को सरकार कभी नहीं बाहर करेगी, तो ठीक है ना बाहर करें, हम कहाँ कह रहे हैं बाहर करो, ना बाहर करो। नहीं बाहर करेंगे तो फिर कुछ न कुछ तो रास्ता निकलेगा ही ना, और वो जो रास्ता निकलेगा उसी में सबका भला है। ओम हरि भाई बोल रहे हैं कि मंत्री जी से मिलकर के अपना मैटर देखिए हरि भाई, मैं हम लोग 2 बार मिल चुके हैं मंत्री जी से, किसी कारणवश फोटो नहीं ले पाए थे, लेकिन अगली बार अभी जब जाएंगे तो फोटो लेकर के पोस्ट कर देंगे, ठीक ना? एक बार मैं मिला हूँ और एक बार कुछ अन्य साथी भी मिले हैं, 2 बार, तो 2 बार तो हम ही लोग मिले हैं। उदय भाई जो ये कह रहा है कि 6800 में पूरा होगा, तो चाहे ले जा करके पूरा हो गया। ये बताने की औकात या बताने की जो अथॉरिटी है वो खबूचड़ थोड़ी ना है। वो बताने की अथॉरिटी स्टेट की है। स्टेट लिस्ट ला करके दिखा दे कि भैया 6800 में पूरा हो गया, या 15,000 में पूरा हो गया, 10,000 में पूरा हो गया, हमको क्या पड़ी है इन सब चीजों की, ठीक है?
तो अब वो लाएगी कहाँ से? जो एक्सेल सीट है उसी से बनी है, तो कहाँ से पूरा कर देगी? तो लेकिन ये लोग देखो, ये सब वही है ना कि ये सब सोचते हैं कि इन लोगों की राह में हम ही लोग रोना है ना। अब रोना नहीं, अब तो पूरा बेड़िया हो गए हैं, तो अब इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और तो कुछ खास बचा नहीं है, और क्या बोलना है। कुछ कमेंट करिए आप लोग तो हम उसका जवाब दें। ब्रजेश भाई बोल रहे हैं ये सब नए नवेले रिश्ते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब अरे आज तक यार जितने अरसर शो में है, कितने आप इधर देखिए जो आईडीज सक्रिय हो रही हैं, चाहे वो ओरिजिनल हो चाहे फर्जी हो, आप देखिए जब हम लोग इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, कभी आपने इन लोगों को देखा? कभी हम लोगों को ये देखा कि इन लोगों ने कितना सहयोग किया, या धरातल पर कहीं दिखे? कहीं नहीं दिखे। है नंदन भाई, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, वो खत्म है, आप बिल्कुल उसको गांठ बांध लीजिए। तो आज का लाइव ख़त्म करते हैं ये सलाह देते हुए कि भाई जो भी भाई बहन हैं, अगर वो आरक्षित कैटेगरी के हैं, तो एक बात कान से दिमाग से हर जगह से निकाल दें कि वो 6800 है, वो चयनित हैं, हम लोग अचयनित हैं या वो हैं, और फिर जो है 27-21 के लिए अगर लड़ेंगे तभी उनका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा किसी भी मुद्दे को लेकर के अगर वो लड़े तो डबल बेंच से तो खत्म ही हो चुके हैं। एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट वाला बचा है, वहां जाकर के भी देख लें, शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए जितने भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं, चाहे किसी के भी हों, अब ये मत पूछना कि स्टे है कि नहीं है, ठीक ना। स्टे से पहले डबल बेंच का ऑर्डर पढ़ लेना, ठीक है। तो उनसे सिर्फ यही है कि जितना चीज़ें हैं अभी तक की, उनको 27-21 के लिए शुरू किए थे, उसी को ख़त्म किया जाए बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। निर्भय भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक हमारे और भाई हैं, नाम नहीं बताएंगे नहीं तो आप लोग जान जाओगे ठीक। तो वो कहते हैं कि सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन करती है। सरकार के तो इतना तगड़ा डंडा हुआ है ना कि उनकी औकात नहीं कि कुछ कर सके, ठीक है। या सिंगल नहीं, डबल बेंच का ऑर्डर है। अब उनको अपने मनुवादी जो है ना, उनको ख़त्म करके तब कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज जो आप समझ रहे हैं सारी चीज़ें। और हाँ, एक चीज़ और देखो याद आ गई कि कुछ हमारे बीच के ही साथी हैं जो अनसेलेक्टेड भी हैं, वो लोग किसी कारणवश 1-2 चूजों की वजह से, चयनितों की वजह से उनके झांसे में आ जाते हैं। तो ऐसे भाइयों से बिल्कुल 2 सेकंड में यही कहना है कि आप लोग बिल्कुल भी इन सब बातों का ध्यान मत दीजिए। आप खुद समझ सकते हैं किसने क्या किया किसने नहीं किया, और अपने दिमाग का प्रयोग करिए। जो आज आपके लिए खड़ा है कल भी खड़ा रहेगा और पीछे भी खड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और बाकी जिसको जो लिखना है हमारे विरोध में, टीम के विरोध में, उसके जितने दम हो, चाहे वो 6800 वाला हो चाहे कोई वाला हो, वो अपना कर सकता है। ये सारी बातें हैं। सचिन भाई बता रहे हैं इलाहाबाद वाले ऑर्डर पर कुछ बोलिए। वो कुछ नहीं है सचिन भाई, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है वो बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं है उसमें, क्योंकि अगर बताएंगे तो व्हाट्सएप पर आना तो सारी चीज़ें बता देंगे। फिलहाल इतना है कि अपना लोगों का मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा, बस ये ध्यान रखिए किसी को। और इन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं, जो कहते हैं ना कि वो बाहर नहीं होंगे तो हम लोगों को भी मिलेगा, उन लोगों को तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ब्रजेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नई बहनें आती हैं पुरानी छूट जाती हैं। अब उन बहनों का क्या करें जिनके इको गार्डन में राखी बांधी थी, पैर छू के आए थे कि भैया इनको भेज दो, हमको मिलेगी तो इनको मिलेगी। नतीजा क्या हुआ कि उनको बेइज्जत करके भगा दिया गया, ये स्थिति रही। तो उसी का देखो, ऐसा है ना कि लोग कहते हैं कि बद्दुआ नहीं लगती, बद्दुआ बहुत तगड़ी लगती है, ठीक ना। लेकिन या तो आप सपने दिखाओ ना, अगर सपने दिखा रहे हो तो उन सपनों को
पूरा करने के लिए पूरे दम से लड़ो। ये सब चीजें हैं। वेद भैया, वेद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वास्तव में बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम तो उतना जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाए जितना जल्दी आप ऑब्जर्व कर लिए थे, लेकिन धीरे धीरे हमको ये नहीं पता था कि ये इतना मतलब इतना जहरीला इंसान होगा, इसकी कल्पना हमने कभी नहीं की होगी। लेकिन खैर चलो, उनको लात दिया है घुटनों के बल, आगे भी देखते हैं। ठीक ना, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।